हेलो बच्चों, गामा फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 11th का जो पहले से चैप्टर चल रहा है रिज रेखीय गति, इसके दो टॉपिक्स आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये दोनों में से बहुत बार पूछा जाता है, ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन और कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन। दोनों गति के समीकरणों का निगमन आज कराएंगे दोनों विधियों से। गति के 3 समीकरण हैं, आप जानते हो। ये जो गति के 3 समीकरण हैं, पहला समीकरण क्या है बच्चों? v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ, एक बात बता दें, गति के ये 3 समीकरणों का उपयोग एक समान त्वरण वाली गति में किया जाता है। एक समान त्वरण जहाँ होगा, जिस गति में त्वरण एक समान होगा, वहीं पर ये गति के समीकरण प्रयुक्त किए जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो गति के इन तीनों समीकरणों का हम एक एक करके निगमन करेंगे। इसके लिए ग्राफीय विधि से पहले निगमन करना है, इसलिए हमने ये ग्राफ बनाया है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेग समय वक्र है। किसी गतिमान पिंड का ये वेग समय वक्र है। प्रारंभ में जब t बराबर 0 है, उस समय पिंड का वेग ये OA भाग द्वारा प्रदर्शित किया गया है। पिंड का प्रारंभिक वेग u है, और जैसे जैसे समय बढ़ने लगा, जब समय बढ़कर t हो गया, तो पिंड का वेग a से बढ़कर ये OA से बढ़कर dB हो गया, मतलब a से b पॉइंट द्वारा। t बराबर 0 पर पिंड के वेग को बिंदु A से प्रदर्शित किया गया इस ग्राफ में, और t समय पर पिंड के वेग को इस ग्राफ में बिंदु B से प्रदर्शित किया गया है। ये ग्राफ रिज रेखीय है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर रिज रेखीय है तो पिंड का त्वरण एक समान होगा, एक समान त्वरण होता है। अगर रिज रेखीय ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिज रेखीय है, तो त्वरण एक समान होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से त्वरण का पता कैसे चलता है, पीछे के लेक्चर्स में हो चुका है, देख लेना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की प्रवणता ग्रेडियंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की प्रवणता त्वरण को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो अब त्वरण, तो पहले समीकरण का निगमन करने जा रहे हैं। पहला समीकरण है कौन सा? b = u प्लस ए टी, ठीक। तो अब इसका निगमन करने के लिए इस ग्राफ की मदद से, हाँ देखिए, किसी गतिमान पिंड का त्वरण a बराबर होता है वेलोसिटी टाइम, ये bt माने वेलोसिटी टाइम, वक्र ग्राफ की प्रवणता, ग्राफ की प्रवणता। प्रवणता माने होता है tan थीटा, जहाँ थीटा वक्र का, ग्राफ का समय अक्ष से झुकाव कोण है। ये समय अक्ष है, समय अक्ष से झुकाव कोण है। मतलब bt ग्राफ की प्रवणता माने tan थीटा अर्थात ये वाला कोण, इस कोण का टेंजेंट, और tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा? BC, ये लंब हो गया, और आधार AC, ये आधार हो गया। अब इस ग्राफ को थोड़ा ठीक से देख लीजिए आप। प्रारंभ में t बराबर 0 पर पिंड का वेग u था। जब t समय हो गया तब पिंड का वेग ये bd द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ये v हो गया, माने इतनी दूरी को u से प्रदर्शित किया गया है, और यहाँ से इतनी दूरी u है, ये c से d तक, और b से d तक ये v है। इसका मतलब b से c तक की डिस्टेंस ये v माइनस u हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में tan थीटा होगा लंब बटे आधार BC बटे AC, और लंब है BC का मान है b माइनस यू, और AC का मान है यहाँ से यहाँ तक का टाइम t, AC का मान है t। तो ये हो गया t, ये डिस्टेंस यहाँ तक से अक्ष को, समय अक्ष के लिए है, ये t हो जाएगा। क्या लिख दें? a बराबर BC की जगह पर क्या लिखें बच्चों? b माइनस यू अपान t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। b माइनस यू बराबर ए टी, यू को उधर लेकर चले जाओ बच्चों, तो b बराबर u प्लस ए टी। यही गति का पहला समीकरण है, यही रिज रेखीय गति का पहला समीकरण है।
ये गति के समीकरणों का उपयोग एक समान त्वरण की स्थिति में किया जाता है, क्योंकि कभी कभी किसी ने पूछ लिया तो आपको मालूम होना चाहिए गति के समीकरण कब प्रयुक्त होते हैं, एक समान त्वरण की स्थिति में। समझ गए? पहला समीकरण हो गया बेटे। अब दूसरे समीकरण का निगमन करेंगे, ग्राफीय विधि से ही दूसरे समीकरण का निगमन करेंगे। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s विस्थापन है। पीछे के लेक्चर में हो चुका है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से विस्थापन का पता कैसे किया जाए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से विस्थापन का पता करने के लिए पीछे के लेक्चर में आपने देखा भी है, लेकिन फिर से देख लेना अगर कोई डाउट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल, वेलोसिटी टाइम ग्राफ माने AB और टाइम अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल अर्थात OD, AB और OD के बीच ये जो क्षेत्रफल घिर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल गतिमान पिंड के विस्थापन को प्रदर्शित करता है। मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये जो शेडेड किया गया ये और प्लस ये पूरा क्षेत्रफल गतिमान पिंड के विस्थापन को प्रदर्शित करता है। कौन सा क्षेत्रफल? तो गतिमान पिंड का विस्थापन S बराबर BT ग्राफ व समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल। तो BT ग्राफ और समय अक्ष के बीच जो क्षेत्रफल गिर रहा है वो इतना क्षेत्र जो शेडेड दिखाया गया बराबर किसका? भाग ODBA का क्षेत्रफल। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस ODBA का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये इधर का भाग, ये नीचे वाला भाग जो देख रहे हो, ये ACDO ये आयत है और ये वाला भाग त्रिभुज है। तो क्या हो जाएगा? बराबर आयत AODC का क्षेत्रफल, आयत AODC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, ACB का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये AO इंटू OD प्लस त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब। आधार है AC इंटू लंब है BC। तो मान रख दो बेटे, AOU हो गया, दिया देखो AO भाग U है और OD ये भाग T है प्लस हाफ AC ये भाग T है इंटू BC V माइनस U है। ठीक है। अब यहाँ पर देख लो जरा, V बराबर U प्लस AT है तो V माइनस U बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से पक्षांतर करके बोलो, V माइनस U बराबर, बोलो V माइनस U बराबर AT, यही तो हो जाएगा। ये गति का पहला समीकरण। तो जहाँ B माइनस U लिखा है वहाँ हम क्या लिख देंगे? AT कितना आ गया? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, T और T का मल्टीप्लाई हुआ, AT स्क्वायर हो गया। कितना आ गया? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है। तो गति के द्वितीय समीकरण का निगमन हो गया। अब तीसरा समीकरण क्या है गति का? तीसरा समीकरण बताओ बच्चों। B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, ये वेलोसिटी का है। अच्छी, तीसरे समीकरण का निगमन करेंगे। B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से विस्थापन का पता करने के लिए विस्थापन S बराबर होता है BT ग्राफ व T अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। तो बराबर हो गया ये समलंब AODB का, समलंब ही तो है ये, AODB समलंब ही तो है, ये आमने सामने की दो भुजाएं समांतर हैं।
बराबर समलंब AODB का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो यहाँ क्या हो जाए 1/2 इंटू समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, ये OA और DB। तो समांतर भुजाओं का योग मतलब OA प्लस DB इंटू उनके बीच की दूरी मतलब AC। मान रख दो बच्चों, हाफ इंटू OAU है प्लस DB ये B है इंटू AC ये T है T। अब यहाँ से फिर से गति का पहला समीकरण देख लीजिए, B बराबर U प्लस AT। तो B माइनस U बराबर क्या हो जाएगा बच्चों AT, इसलिए T बराबर कितना हो जाएगा B माइनस U अपान A। ये T की जगह पर ये रखेंगे तो क्या लिखा है ये S बराबर हाफ, ये U प्लस B का हो चाहे B प्लस U का हो तो एक ही बात है। और T की जगह पर क्या रख देंगे B माइनस U अपान A। तो B प्लस U और B माइनस U कितना हो जाएगा B स्क्वायर माइनस U A प्लस B, A माइनस B का फार्मूला लगा दिया तो B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपान 2A। ये S बराबर इतना, तो B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS। कितना आ गया B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस ये उधर चला गया ना U स्क्वायर प्लस 2AS। ये गति का तृतीय समीकरण हो गया। तो गति के इन तीनों समीकरणों का आपने ग्राफीय विधि द्वारा निगमन कर लिया। बढ़िया से समझ में आ गया है, ठीक है। तो ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन हो गया। अब कलन विधि द्वारा कलन विधि द्वारा गति के इन्हीं तीन समीकरणों का निगमन होगा, ग्राफीय विधि द्वारा हो चुका। तो ये खूब कायदे से आज आप वीडियो जब देखिए तो इसका नोट्स बनाइए और 2-3 बार डेरिवेट करके देखिए, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब कलन विधि द्वारा बताएंगे, थोड़ा ध्यान देकर समझना। मान लीजिए कि कोई वस्तु जब आप रोड पर पहुँचे, जब आप अपने घर से निकलकर हाईवे पर पहुँचे तब आपको कोई गाड़ी दिखाई पड़ी, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से गाड़ी आपको दिखी वहीं से चली थी। गाड़ी कहीं से आ रही थी, आपको सड़क पर पहुँचे तो आपको दिखी वो गाड़ी, ठीक है। उस टाइम जैसे ही आपको गाड़ी दिखी वहीं से आपने समय की गणना शुरू की, मतलब t बराबर 0 वहीं से मान लेंगे। और उस टाइम s बराबर 0 वहीं से आप विस्थापन कंसीडर करेंगे, वहीं से कहाँ कितना विस्थापन हो ये देखेंगे। और जब देखा था गाड़ी को तब उस गाड़ी का वेग u था। ये बात समझ में आई। जैसे ही आपने कोई गाड़ी देखी उस टाइम समय शून्य, क्योंकि वहीं से आप समय देखेंगे, गणना करेंगे, वहीं से विस्थापन शुरू हुआ, इसका मतलब s बराबर 0। और उस टाइम जब आपने गाड़ी को देखा था उस टाइम समय तो शून्य था लेकिन वेग शून्य थोड़ा। जब आप गाड़ी देखेंगे कोई तो रुकी ही गाड़ी थोड़ा रहेगी, चलती है ना, कहीं से आ रही थी मान लो, अब आती हुई गाड़ी आपने देखा तो उसका वेग कुछ था, रुकी होगी तो u बराबर 0 रख दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक समय शून्य, प्रारंभिक विस्थापन शून्य। गाड़ी आगे बढ़ी, आप उसको देखते रह गए। जब समय t हो गया उस समय गाड़ी का विस्थापन s हो गया और वेग बढ़कर v हो गया, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन हो गया। ये अंतिम वेग v, अंतिम समय t, अंतिम विस्थापन s, ठीक है। अब पहले गति के पहले समीकरण का निगमन होगा। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस AT, इसका निगमन होने जा रहा है। ध्यान से सुनो। त्वरण की परिभाषा क्या है? त्वरण a बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं dv अपान dt। a बराबर dv अपान dt। तो dv बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? dv बराबर a dt। अब इंटीग्रेट कर देंगे। शुरुआत में वेग u था, बाद में वेग v हो गया, तो इंटीग्रल u टू v dv बराबर a dt है। तो t वेरिएबल है, a अचर है, अचर को बाहर कर दिया जाता है। इसका वो जो है फिजिकल मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, वो इंग्लिश हिंदी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उसको आप कायदे से देख लीजिए। इंटीग्रल डिफरेंशियल उसमें हमने ठीक से बताया है।
टाइम कहाँ से शुरू हुआ, t बराबर 0 से t तक dt। चलो फिर से थोड़ा बता दे रहे हैं, इंटीग्रल x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n+1 अपान n+1। तो अगर कहीं इंटीग्रल x की पावर 0 dx लिखा है तो x की पावर 0+1 अपान 0+1 माने x हो गया। x की पावर 0 मीन्स 1, कुछ नहीं, तो इंटीग्रल dx का मान x होता है। ऐसे ही इंटीग्रल dv का मान v हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, u से v तक बराबर a। इंटीग्रल dt का मान t हो जाएगा, जैसे यहाँ भी समझाया हमने, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। तो अब लिमिट लगाएंगे, पहले b की जगह पर अपर लिमिट, तो b की जगह पर b अपर लिमिट माइनस b की जगह पर लोअर लिमिट u बराबर a, t की जगह पर अपर लिमिट t माइनस 0। तो कितना आ गया ये, b माइनस u बराबर at। पक्षांतर कर दो, b बराबर u प्लस at। ये हो गया गति का पहला समीकरण, समझ में आ गया। अब दूसरे समीकरण का निगमन होगा, ठीक है। दूसरे समीकरण का दूसरा समीकरण है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। द्वितीय समीकरण का निगमन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ठीक, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ds बराबर कितना हो जाएगा, b dt। लेकिन गति का पहला समीकरण है, b की जगह पर b बराबर u प्लस ए टी, b बराबर u प्लस ए टी। तो रख दो, जहाँ b लिखा है वहाँ u प्लस ए टी डी टी। इसको आप लिख सकते हो ds बराबर u डी टी प्लस ए टी डी टी, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो ds s का कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन, s बराबर 0 से s तक, तो इंटीग्रल 0 से s तक ds बराबर u dt। तो u अचर है, बाहर हो गया। इंटीग्रल टाइम कहाँ से, t बराबर 0 से t तक, तो t बराबर 0 से t तक dt प्लस हाफ a। ये t dt का मतलब t वेरिएबल है, इंटीग्रल 0 से t तक t dt, ठीक है। तो ये आ गया। इंटीग्रल ds का मान s होता है 0 से s तक, ठीक है, बराबर u इंटीग्रल dt है, इंटीग्रल dt का मान t होता है 0 से t तक प्लस हाफ a इंटीग्रल t dt। यहाँ से फार्मूला x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो t की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, तो t स्क्वायर हाफ यू टी। हाफ क्यों, हाफ नहीं है, ये खाली a है, a है a। हाँ ठीक है, ये a बाहर हो गया, a बाहर हो गया, t dt, t का t स्क्वायर अपान 2, t स्क्वायर अपान 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। अब लिमिट लगा दें, वेरिएबल की जगह पर अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0 बराबर u अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस a अपर लिमिट t, तो t स्क्वायर अपान 2 माइनस 0 अपान 2, तो 0 ही रह गया। तो क्या s माइनस 0 s रह गया, u t और हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो रह गया हाफ ए टी स्क्वायर। तो गति का दूसरा समीकरण हो गया s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा भी हो गया। अब तीसरे समीकरण का निगमन होगा बच्चों, ठीक से देखना, वीडियो 2-3 बार देखो, अगर कुछ समझ में ना आए तो 2-3 बार देख के फिर डिसाइड करो। बहुत बढ़िया से ध्यान से समझोगे, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। थर्ड इक्वेशन क्या है, प्रारंभिक वेग u था। थर्ड इक्वेशन है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक से देखिए, हाँ, त्वरण की परिभाषा क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a बराबर डी बी अपान डी एस इंटू डी एस अपान डी टी लिख सकते हैं। देखो डी एस से डिवाइड कर दिया, डी एस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये डी एस अगर काट दो तो डी बी अपान डी टी ही तो बचेगा, ठीक। तो अब ये क्या लिखा है, डी एस अपान डी टी क्या है, एकांक समय में होने वाला विस्थापन क्या कहलाता है, वेग।
ए बराबर हो गया, ये वेग है बी, ये बी है, और ये डी वी अपान डी एस। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, बी डी वी बराबर ए डी एस। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रल कहाँ से, वेग कहाँ से शुरू हुआ था, u से शुरू हुआ था, b तक गया था, बी डी बी बराबर ए, विस्थापन देखो ds है तो s वेरिएबल है, a कांस्टेंट बाहर हो गया इंटीग्रल के, विस्थापन कहाँ से शुरू हुआ था, 0 से s तक गया था, 0 से s तक ds। अब इंटीग्रल करो, ये बी डी बी का बी स्क्वायर अपान 2, ठीक है, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये u है, ये b है, बराबर a इंटीग्रल ds का मान s। अगर इंटीग्रल डिफरेंशियल में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिजिकल मैथमेटिक्स चैप्टर वाला वो फिर से देखिए, दोबारा बार बार देखिए, तभी समझ में आएगा बेटे। ये इंटीग्रल डिफरेंशियल हमने उसमें सब समझा दिया है कायदे से, ठीक, देखना फिजिकल मैथमेटिक्स का जो सेकंड वाला लेक्चर है उसमें इंटीग्रल पूरा है, देख लेना ठीक से। तो क्या आ गया, लिमिट लगा दो, b की जगह पर b तो b स्क्वायर अपान 2 माइनस b की जगह पर u तो u स्क्वायर अपान 2 बराबर a, s की जगह पर अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0। तो ये हो गया 2 एलसीएम हो गया, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर as। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, या u स्क्वायर को उधर लेकर चले जाओ राइट साइड, तो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। गति के तीनों समीकरणों का निगमन दो तरीके से हुआ, एक ग्राफिकल मेथड और एक इंटीग्रल या डिफरेंशियल या कैलकुलस मेथड कहते हैं, कैलकुलस मेथड, ठीक है। तो आज ये दोनों टॉपिक जो बताए गए हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको 2, 3, 4 बार वीडियो देखना, जब खूब समझ में आ जाए तब नोट्स बनाना। अगर इंटीग्रल नहीं समझ में आता है तो फिजिकल मैथमेटिक्स चैप्टर का सेकंड वाला लेक्चर उसको फिर से देखिए, तब इसको देखिए तो बढ़िया समझ में आएगा। सारे टॉपिक से एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसलिए कोई भी टॉपिक अगर आपका छूट जाता है तो आगे समझ में आएगा, इस बात के चांस थोड़ा कम हो जाते हैं, इसलिए कोई टॉपिक छूटने न पाए। धन्यवाद बच्चों।